लंकापुर नाम के एक गांव में सूर्यनाथ नाम का एक आलसी आदमी रहता था। वो अपनी बीवी कमला के साथ अपना जीवन यापन करता था। क्यों जी, कितने दिनों तक ऐसे ही खाली बैठे रहेंगे आप? घर में सारा सामान खत्म हो गया, चावल तक नहीं है घर में। जाइए कुछ काम कीजिए और चावल लेकर आइए, उसके बाद ही खाना बन पाएगा। क्या कहा? चावल खत्म हो गए? परसों ही तो 10 किलो चावल लेके आया था मैं, अभी खत्म भी हो गए? चावल आए 15 दिन हो गए, बैठे बैठे खाएंगे तो पहाड़ भी खत्म हो जाएगा। अपने भाई से तो कुछ सीखिए, पिता के दिए हुए जमीन में हाथ से खेती बाड़ी करके जीवन बिता रहा है। एक आप है, अपना खेत बेचकर आराम से बैठकर खा रहे हैं। अरे ओ भाग्यवान, अब तुम्हारी भाषण देना बंद करो तो। मुझे इन सब में दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें क्या चाहिए? चावल ही तो लाने हैं ना, इतनी बात है। रुक जाओ, मैं भी ले आता हूँ। किसी से पैसे उधार लेकर मत आ जाना, कुछ काम करके कमा कर ही लाना। इसके बाद सूर्यनाथ काम के लिए बाहर निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद, क्या सीताराम, कहाँ जा रहे हो? कहीं काम पे जा रहे हो क्या? जी हाँ, आज नायडू जी के बगीचे में पेड़ से नारियल उतारने हैं। मजदूर चाहिए इसलिए वही जा रहा हूँ। नायडू जी बहुत अच्छे आदमी हैं, दूसरों की तुलना में वो दुगना मजदूरी देते हैं, पता है? ऐसा है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ काम पे आऊंगा, मुझे भी लेके चलो। क्या सूरज, तुम क्या कह रहे हो? काम करना तो तुमको बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। क्या बात है, हाथ में बचे पैसे खत्म हो गए हैं क्या? मैं काम नहीं करूंगा, ऐसा तुमसे किसने कहा? चलो दोनों मिलके उनके बगीचे में चलते हैं। आज तुम्हारे हाथ में एक फुटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए काम पे आ रहे हो ना? तुम्हारे बारे में मुझसे बेहतर कौन जानता है? ठीक है, चलो चलते। इस तरह वो लोग बगीचे में काम पूरा करके पैसे लेते समय लाइन में खड़े थे। ये काम लगभग 1 हफ्ते तक चलेगा, तुम रोज आओगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। 1 हफ्ते के काम के लिए तो बहुत मजदूरी मिलने वाली है ना। ठीक है, अब मैं घर चलता हूँ। इसके बाद सूर्यनाथ दुकान जाकर चावल लेकर सीधे अपने घर जाता है और बीवी को सब कुछ बताता है। सुन, हमारे घर के लोग पानी लेने के लिए रोज इतनी दूर कुएं तक जाते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे घर में एक अगर कुआं खुदवाए तो अच्छा नहीं होगा क्या? हमारे घर में जो कुआं है वो बाढ़ की वजह से नमकीन हो गया है मालिक। तो आप दूसरा कुआं खोदेंगे तो अच्छा पानी मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मीठा पानी मिलेगा हमको। पुराने कुएं को मिट्टी से भर के एक नया कुआं खोदेंगे हम लोग। जाके किसी मजदूर को ढूंढ कर लेकर आ जाओ। उस काम के लिए हमारे गांव में अच्छे मजदूर है मालिक। सूरज काम बहुत अच्छी तरह से करता है। क्या वो सूरज? अरे वो तो बहुत आलसी है, उसे काम नहीं होने वाला है। और कोई हो तो देख लेना। नहीं मालिक, मैं मानता हूँ कि सूरज बहुत बड़ा आलसी है, मगर वो कुआं खोदने में माहिर है। आप कहें तो एक बार उसे बुलाऊं क्या? ठीक है, उसे बुला लो, जितना जल्दी हो सके काम पूरा करना। इस तरह कुआं खोदने के लिए सूर्यनाथ को बुलाया जाता है। बालराज के बुलाने पर सूर्यनाथ उनके घर पहुंचता है। हाँ आओ सूरज आओ, हमारे श्रीनिवास ने तुम्हें बताया था ना, कब से काम पर आओगे बताओ? और कुआं खोदने में खर्चा कितना होगा? मालिक, कुआं खोदना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम उसके लिए मुझे 1 महीने का समय लगेगा। उसके लिए 500 रुपये तक खर्चा आ जाएगा। अगर आपको मंजूर है तो बताइए, कल से ही काम पे आ जाऊंगा मैं तो। क्या 500 रुपए? उतना खर्चा आएगा क्या? क्या बोल रहे हो तुम सूरज, कुछ ज्यादा ही नहीं ले रहे तुम हमसे? मालिक, वो सच में बहुत मेहनत वाला काम है। पूरा कुआं बनाने तक का दाम बोल दिया है मैंने तो आपको। ठीक है, और क्या ही कर सकते हैं, तुम कल से काम शुरू कर देना। मालिक, क्या आप मुझे 100 रुपये पहले ही दिलवा सकते हैं? काम से पहले पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? काम पूरे होने के बाद सारा पैसा दे दूंगा तुम्हें। ऐसा नहीं है मालिक, मैं तो कोई भी काम शुरू करने से पहले ही थोड़े से पैसे पहले ही ले लेता हूँ, ये मेरी आदत है। ठीक है, ये लो 100 रुपए, मगर जितने जल्दी हो सके काम पूरा करना, ठीक है? मैं तुम्हें पहले बोल रहा हूँ। इस तरह 100 रुपए का बयाना लेकर अगले दिन से सूर्यनाथ काम पर लग जाता है। क्या हुआ रे सूरज, अब तक 4 दिन बीत गए हैं, तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा है? तुम एक आदमी इतनी मेहनत करते हो, इससे अच्छा किसी को साथ में ले आओ। ऐसा नहीं चलेगा, ये दूसरों के काम नहीं आएगा और हर रोज मजदूरी भी देनी पड़ेगी। मैं अकेले ही सारा काम पूरा कर लूंगा। इस तरह वो 1 हफ्ते तक काम करता है। काम कुछ पूरा होता है, अगले दिन से वो काम पर नहीं आता। क्या बात है, ये पता लगाने के लिए बालाराज उसके घर आदमी भेजता है। क्या हुआ है रे सूरज, आज काम पे नहीं आया था तुम? मालिक तेरे बारे में पूछ रहे थे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जब मैं वैद्य जी के पास गया तो उन्होंने मुझे 1 हफ्ते तक आराम करने के लिए कहा। 1 हफ्ते के बाद ही अब मैं काम पे आऊंगा, ये मालिक को बोल देना। तुझे क्या हुआ है रे? दिखने में तो तू अच्छा लग रहा है। मालिक ने तुझे काम पे बुला के कोई गलती तो नहीं की ना? तुम्हारे हाथ में पैसे आ गए तो तुम काम पे नहीं आओगे और घर में ही बैठे रहोगे आलसियों की तरह। ऐसी क्या बात हो गई जी? आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक ठाक है, काम पर तो जा ही सकते हैं ना आप। आपने उनसे झूठ क्यों कहा? वैद्य ने आराम करने को कहा है, ये भी झूठ कहा आपने उनसे। मालिक ने जो भी पैसे दिए थे वो अगर खत्म हो गए तो, और कहीं काम न मिला तब क्या करेंगे? इस तरह सूर्यनाथ अपनी पत्नी की बातों से परेशान हो जाता है और घर से बाहर चला जाता है। अगर घर पे रहूंगा तो वो काम पे जाओ करके परेशान करती रहेगी, लेकिन सामान लाने के लिए पैसे चाहिए होंगे। लेकिन काम नहीं किया तो घर कैसे चलेगा? हाँ, एक उपाय है मेरे पास। सुना है कि पास के गांव में रामभद्र नाम का एक भला अमीर आदमी रहता है। 4-5 गांव के बाद ही उसका गांव है। सुना है वो बहुत दयालु है, हर गरीब की मदद करता है। अगर मैं उसके पास गया तो जो भी सामान चाहिए मांग के ला सकूंगा। इसके बाद सूर्यनाथ 4 गांव बाद रहने वाले सीतापुर नाम के गांव में रामभद्र जी के पास जाता है। मालिक, रामभद्र जी, नमस्कार मालिक।
मैं रंगापुर का रहने वाला हूँ मालिक। मेरा नाम सूरज है। हाँ बोलो सूरज, क्या काम आए हो हमारे गांव में? मालिक मैं बहुत गरीब आदमी हूँ मालिक। मेरी बेटी की शादी करने के लिए सोच रहा था मैं। शादी धूमधाम से करने की हैसियत नहीं है, लेकिन शादी में आए हुए लोगों को कम से कम अच्छा खाना मिलना चाहिए। आप अगर कृपा करके कुछ दान दे देंगे तो मैं। हाँ मैं जरूर तुम्हारी सहायता करूंगा, मगर कोई भी सहायता मैं पैसे के रूप में नहीं कर सकता हूँ, ये तय किया है। क्योंकि बहुत लोगों को पैसे दिए हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं लोग, आकर मुझसे कहते हैं। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें खाने के लिए जो भी लगेगा, जैसे चावल दाना बाकी सब चीजें दिलवा दूंगा, ठीक है? मालिक मुझे पैसों की जरूरत नहीं है मालिक। अगर आप सामान दिलवा देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि इतना सामान इतनी दूर लेके कैसे जाऊंगा मैं। इस तरह सूर्यनाथ रामभद्र से बेटी की शादी का झूठ बोलकर सारा सामान लेकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी कमला को बुलाता है और उससे सूर्यनाथ कुछ ऐसा कहता है। देखो कमला, कितना सारा सामान लेके आया हूँ। अब हमें 6 महीने तक किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सारा सामान लेने के लिए तो बहुत पैसे लगे होंगे ना जी, इतने पैसे कहाँ से आए? तुम इतना क्यों सोच रही हो? सीतापुर में बड़े जमींदार साहब रामभद्र जी है ना, उनके पास जाके हमारी बेटी की शादी के लिए कुछ सहायता मांगी थी बस मैंने। ये देखो उन्होंने इतनी बड़ी सहायता कर दी। ये क्या कह रहे हैं जी आप? हमारा तो कोई संतान ही नहीं है, आपने झूठ क्यों कहा उनसे? अगर ये बात किसी को पता चल गई तो पता है क्या होगा, कितनी बदनामी होगी। ये तो बस हमें पता है, रामभद्र जी को थोड़ी ना पता है कि हमारे बच्चे नहीं है। उन्होंने तो बहुत लोगों को दान दिया है, उनमें से एक मैं भी हूँ। चुप रहो और तुम ज्यादा सोचो मत, मैं अपने आप ही सब कुछ संभालूंगा। अगर आप कुछ भी काम करते तो कितने अच्छे से हम रह सकते थे, लेकिन आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता। कैसे समझाऊं आपको? तुम इस बात को यहीं भूल जाओ, पहले सामान रसोई में सजा कर रख दो। इस तरह सूर्यनाथ उस दिन से कोई भी काम नहीं करता था, बस घर पर बैठा रहता। इस बारे में बालराज को श्रीनिवास ने बता दिया। बालराज और रामभद्र दोनों बचपन के मित्र थे। बालराज अगले दिन रामभद्र के पास जाता है। देखो रामभद्र, दान करना तो बहुत अच्छी बात है, मगर दान करते समय पात्रता भी देख लेनी चाहिए ना एक बार। कब किसको कैसे दान कर रहे हो? तुम्हारे दान की वजह से लोग आलसी होते जा रहे हैं, पता है तुमको? तुम किसके बारे में क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरा ठीक से समझाओगे? वही जिसको 2 दिन पहले रंगापुर के रहने वाले सूरज को गाड़ी भर के सामान दिया था ना तुमने, उसमें गलती क्या है बलराज? उनकी बेटी की शादी के लिए मैंने थोड़ी सी सहायता कर दी तो क्या हो गया? बेचारा गरीब है वो इंसान, जिसकी संतान ही नहीं है, वो बेटी की शादी क्या कराएगा भला? वो तो बड़ा आलसी है, बेकार में घर पर बैठकर खाने की आदत हो गई उसे। वैसे लोगों को दान करना भी बहुत बड़ा पाप बन गया आजकल। मेरे पास आके हाथ जोड़ा तो मैंने भी सच मान लिया था, मगर वो धोखा देगा ये बात नहीं सोची थी मैंने। इसके बाद बालराज वहाँ से अपने घर चला आता है। उस दिन रात में जब सूर्यनाथ सो रहा था, उसके ऊपर एक तांबे का पत्र आकर गिरता है। जब वो उसे उठकर देखता है, ये क्या? ये तांबे का पत्र कहाँ से आया? मैंने तो ऐसा पत्र कभी नहीं देखा, ये मेरे पास कहाँ से आ गया? हाँ, इसके ऊपर तो कुछ लिखा हुआ है, क्या हो सकता है? हाँ, इस पर तो मेरा नाम है, पढ़कर देखता हूँ मैं। सूरज, तुम तुम्हारे बगीचे में खोद कर देखना, तुम्हें वहाँ पर सोना मिलेगा। ये क्या है? बगीचे में खोदूंगा तो मुझे सोना मिलेगा? जाके अभी खोदता हूँ। इस तरह उस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा था उसके हिसाब से वो खोदना चालू करता है। हाँ, यहाँ पर तो सच में सोना पड़ा है, मगर इतनी छोटी सी अंगूठी, इसका दाम तो मुझे बहुत कम मिलेगा। लेकिन ये यहाँ पर आई कैसे? तांबे के पत्र पर किसने लिखा था आखिर? ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है। इसके बाद सूर्यनाथ वापस घर आकर सो जाता है। अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसके पास तांबे का एक और पत्र था। हाँ, एक और तांबे का पत्र, इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, पढ़ के देखता हूँ। ये क्या है? तुम्हारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा पत्र है, उसके नीचे खोद के देखना, तुम्हें सोना मिलेगा। जल्दी जाकर उसे खोद कर देखो। हाँ, सोना? तो फिर जाके देखता हूँ। इस तरह जब सूर्यनाथ वहाँ पर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर सोने का सिक्का मिलता है। ये क्या है? जैसा उसमें लिखा है बराबर मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है, लेकिन इतना छोटा छोटा सामान, इन सब को मिला के तो मुझे पूरे 10 रुपए भी नहीं मिलने वाले हैं। एक कमला, ये देखो, ये तांबे का पत्र है। हाँ, इसमें कुछ लिखा भी है। तुम्हारे घर के पीछे एक पत्थर है, उस पत्थर के नीचे खोदने पर तुम्हें वहाँ सोना मिलेगा। ये क्या है जी? ये कौन सा नया नाटक कर रहे हैं आप? पत्थर के नीचे खोदने पर सोना कैसे मिल सकता है? सच में मिला है कमला, ये देखो तो, सोने का सिक्का। हाँ जी, ये तो सोना ही है, लेकिन बहुत छोटा है। ये कितने का होगा जी? लेकिन आपको ये पत्र किसने दिया, जानते हैं आप? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। जब मैं रात को सोया था तब ये मेरे पास आके पड़ा, मैंने उसे हाथ में लेके देखा। बगीचे में खोदना लिखा था, वहाँ पे जाके मैंने देखा तो वहाँ पे मुझे सच में एक सोने की अंगूठी मिली। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये कैसे संभव है? चलिए छोड़िए, किसी तरह हो गया होगा। ठीक है, ये सब छोड़िए, अब बाहर जाइए और काम कीजिए। इस तरह सूर्यनाथ ये सोचते हुए कि उसे वो पत्र किसने दिया, घर से बाहर जाता है। कुछ दूरी पर उसे एक साधु पेड़ के नीचे बैठे मिलते हैं। हाँ, ये साधु पुरुष कौन है? इनको मैंने पहले तो यहाँ पे कभी नहीं देखा। ये क्या है? ये तो मुझे घूर रहे हैं, इन्हें क्या हो गया? क्या हुआ सूरज? लगता है तुम्हें कुछ संदेह है। तुम्हारा संदेह क्या है, जरा मुझे बताओ। इस तांबे के पत्र के बारे में पूछूंगा तो कुछ बता सकोगे क्या? ऐसा है क्या?
तुम्हें तांबे का पत्र मिलना एक अदृष्ट का चिन्ह है। इस दुनिया में लाखों में से एक किसी को ऐसा नसीब मिलता है। भगवान तुझ पर करुणा बरसा रहा है और ये संदेश तुम्हें भेज रहा है वहाँ से। भगवान तुम्हें एक अमीर आदमी बनाना चाहता है और आगे भी तुम्हें ऐसे बहुत सारे तांबे के पत्र मिलेंगे। तुम बहुत ही जल्दी लखपति बनने जा रहे हो सूरज। अच्छा, ये भगवान का संदेश है क्या? तो मैं जल्द ही लखपति बनने जा रहा हूँ क्या? मगर अब तक तो मुझे बस 2 छोटे छोटे सोने के सिक्के मिले हैं। अगर दोनों को मिलाऊंगा फिर भी 10 रुपए के भी नहीं होंगे वो। तुम घबराना मत, एक बार कम मिल सकता है और एक बार बहुत ज्यादा। कितना मिला है ये कोई अहमियत की बात नहीं है, उस तांबे के पत्रों में लिखी हुई बात सच निकलेगी, ये बात याद रखना। तुम्हें बहुत जल्दी बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। स्वामी, आप बहुत महान हैं। मेरे लिए ही आप यहाँ पर आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। इसके बाद सूर्यनाथ अपने घर जाता है। उसे घर के पास एक और पत्र मिलता है। हाँ, एक और तांबे का पत्र है। इस पे क्या लिखा हुआ है? सूरज, जल्द ही तुम एक कुआं खोदने वाले हो जिसमें तुम्हें बहुत सारा खजाना मिलेगा, लेकिन इस बात को तुम किसी को बताना मत। तुम्हें बहुत लाभ होने वाला है। बहुत बड़ा खजाना, यानी कि बहुत सारी दौलत मिलने वाली है मुझे। मैं तो जल्द ही लखपति बनने वाला हूँ। लेकिन एक संदेह है मुझे, कुआं कहाँ पे खोदना है? ये तो इसमें लिखा भी नहीं है कहीं पे। अब मैं कुआं कहाँ पे खोदूंगा? हाँ, बलराज जी के घर में मैंने आधा खोद के छोड़ दिया था ना। अगर मैं वहाँ खोदूँ तो मुझे बहुत सारा खजाना मिल सकता है वहाँ। इस तांबे के पत्र में लिखा हुआ खजाना मुझे वहीं पे मिल सकता है। इसके बाद सूर्यनाथ उसी दिन बालराज के पास काम के लिए जाता है। मालिक, सुनिए ना मालिक, आपके घर में मैं आधा कुआं छोड़ कर गया था ना, बाकी का काम अब मैं पूरा कर दूं क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने वो काम किसी और को सौंप दिया है और कुआं खोदने का उसने 200 रुपए में वादा भी किया है। अच्छा, 200 रुपए बोले थे क्या? मैं तो आपको 100 रुपए में कुआं खोद के दूंगा मालिक। 100 रुपए में काम पूरा करोगे? लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले ही 100 रुपए दिए थे ना, तो अब काम पूरा करोगे क्या? हाँ बिल्कुल मालिक, आपने तो मुझे पहले 100 रुपए दे दिए थे ना। अब आपको मुझे कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है फिर, मगर इस बार बीच में काम को छोड़कर मत जाना। इस बार चोरी का इल्जाम में लगा के तुम्हें थाने भिजवा दूंगा, समझा? ठीक से याद रखना। इस बार मैं जरूर काम पूरा करके दूंगा मालिक, भरोसा करिए। उसी दिन से सूर्यनाथ वहाँ कुआं खोदना शुरू करता है। 2 हफ्ते के बाद वहाँ थोड़ा सा पानी दिखता है। हाँ, अब तो पानी भी निकल आया यहाँ से, लेकिन मुझे खजाना तो कहीं नहीं मिला इसमें। अब पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, अब इससे ज़्यादा मैं खोद नहीं सकता हूँ। यानी कि मैंने गलत जगह कोशिश की। हो ना हो, मैंने जगह ही गलत चुनी है। इस तरह सूर्यनाथ अपना काम पूरा करके बालराज के पास जाता है। वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और मीठा पानी भी मिल गया। देखो जल नीचे से कैसे उभर कर ऊपर आ रहा है। देखो बगल के गांव में हमारे आत्मीय मित्र है, उनके गांव में 3 कुआं खोदने का काम बोले थे वो लोग मुझे। अगर तुम जाना चाहोगे तो मैं उनसे बात करके देखूंगा, मगर वे लोग तो काम पूरा करने के बाद ही पैसे देंगे तुम्हें। क्यों नहीं जाऊँगा मालिक, मैं तो कल ही चला जाऊँगा। मुझे पैसे बाद में दे देंगे तो चलेगा। मतलब उन 3 कुओं में से मुझे किसी एक में तो खजाना मिल ही सकता है। 1 महीने तक अगर मैंने मेहनत की तो मैं जरूर लखपति बन ही जाऊँगा। ऐसा सोचकर वो बगल के गांव में जाकर 3 कुआं खोदता है, लेकिन उसे कहीं भी खजाना नहीं मिलता। वो निराश होकर अपने घर वापस आ जाता है। ये क्या है, मुझे तो कहीं पे खजाना नहीं मिला और कितने सारे कुएं खोदने पड़ेंगे मुझे। मैं कब लखपति बनूंगा मुझे पता नहीं। क्या सूरज, तुम्हें खजाना मिला कि नहीं? ये बात इन्हें कैसे पता चली? खजाना क्या मालिक? मैं तो आपके पास केले लेकर आया हूँ। नाटक मत करो सूरज, तुमने तो खजाने के लिए 3 कुएं खोदे थे ना। तुम्हारे पास तांबे का पत्र भेजने वाला मैं ही हूँ। तुमने तो बेटी की शादी के लिए सहायता मांगी थी, झूठ बोलकर सारा सामान भी लेके गया था मुझसे मुफ्त में। उनके पैसे वसूलने के लिए तुझसे 3 कुएं खुदवाए थे मैंने, समझा? 3 कुएं के खोदने की कीमत बराबर है, तो मैं अब एक फुट्टी कौड़ी नहीं देने वाला। मैं जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे अब सबक मिल गया, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। देखो सूरज, तुम कुआं खोदने में बहुत ज्यादा माहिर हो। अगर तुम मेहनत करके जीने लगोगे तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे तुम्हारे जीवन में। बगल के गांव में 2 कुआं और भी खोदना है। अगर तुम्हें मंजूर है तो मुझे बताना, ठीक है? मगर इस बार काम करने के लिए तुम्हें मजदूरी मिलेगी, ठीक है? अपनी गलती का एहसास होने के बाद